अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी एक नहायत तशवीशनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। हालिया दिनों में जानी नुकसान और हमलों के दायरा कार में मुसलसल इजाफे ने खित्ते में एक बड़ी जंग के खदशात को मजीद गहरा कर दिया है। अमरीकी अफवाज के मुताबिक उसने ईरान के खिलाफ मुसलसल नवी रात भी कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं, जिनमें कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, एयर डिफेंस सिस्टम, मैरीटाइम स्ट्रक्चर्स, मिसाइल लॉन्चर्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को निशाना बनाया गया है। वाशिंगटन ने अपने हमलों का दायरा कार ईरानी साहिली इलाकों में कायम रडार और ड्रोन तनसीबात से बढ़ाकर रोड्स, टनल्स, रेलवे लाइंस और ईरानी मीडिया के मुताबिक डीसैलिनेशन प्लांट्स तक वसी कर दिया है। उधर दूसरी जानब ईरान ने भी अपने रद्द-ए-अमल का दायरा खित्ते के मुतादिद ममालिक तक फैला दिया है। उर्दन और इराक़ में हमलों के नतीजे में 3 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि ईरानी मीडिया ये इशारा बार बार दे रहा है कि गल्फ़ ममालिक की अहम बंदरगाहें भी मुमकिना अहदाफ में शामिल हैं। ईरानी हमलों का सबसे ज़्यादा असर कुवैत पर पड़ा है, जहाँ एक डीसैलिनेशन प्लांट और ऑयल रिफाइनरी को नुकसान पहुँचने की इत्तलात मिल रही हैं। दूसरी जानब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को एक प्रेशर के तौर पर यूज़ कर रहा है, एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। उनके बकौल अमरीकी आलमी बहरी तजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई भी ज़रूरी इक़दामात जारी रखेंगे, ताहम इत्तेहादी ममालिक को भी अस्करी और माली सतह पर अपना किरदार अदा करना होगा। इस तमाम सूरत हाल के बावजूद ईरानी वज़ारत ख़ारजा का दावा है कि अमरीकी हमलों के बाद भी दोनों ममालिक के दरमियान सालिसों के ज़रिए सिफारती राबते बरकरार हैं। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने अमरीका को 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ दी है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आज ईरानी वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद आमद भी मुतवक्के है, जहाँ वो सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक अहम पैगाम पाकिस्तानी क़यादत तक पहुँचाएँगे। तो सवाल यह है कि क्या फ़रीक़ैन एक बार फिर सिफारतकारी, सालिसी और मुज़ाकरात की तरफ लौट आएंगे, या फिर मशरिक़ वस्ता एक ऐसी जंग की तरफ बढ़ रहा है जिसके असरात पूरी दुनिया पर मुरतब होंगे। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मंसूर खान साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच में ये जो इस वक्त टेंशन है, ये अब एक लिमिटेड जो कार्रवाई है स्केल से निकल कर अब ये ज़रा हमें नज़र आ रहा है कि बाकायदा एक जंग का शेप ले रही है, जिस तरह जिन इंस्टॉलेशंस पे अटैक किए जा रहे हैं, जिसका भी मैंने इंट्रो में भी जिक्र किया, तो ये क्या इंडिकेट कर रही है? क्या ये अब लिमिटेड स्केल वॉर से मैसिव लेवल पर जा रही है वॉर? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, वही सूरत हाल है जो 28 फरवरी को जिस इंटेंसिटी के साथ बम्बिंग थी, और यही पिछले 9 दिन में हमने देखा कि वो इंटेंसिटी वापस आई है और जिस तरीके से कंसंट्रेशन है साउथ की तरफ है और स्पेशली कोस्टल लाइन की तरफ है। 4 सूबे हैं, ऊपर से खुज़िस्तान है, बोशेर है, हरमुज़गान है और सिस्तान बलोचिस्तान है, और तमाम ये 1400 किलोमीटर की बेल्ट है, इस पर स्पेसिफिक फोकस किया जा रहा है। तो एक ये भी असेसमेंट है, एनालिसिस है कि प्रॉब्ली एक तो ये चाह रहे हैं कि नॉर्थ साउथ को काट दें, लॉजिस्टिक सप्लाईज, कम्युनिकेशन वो इनका काट दें। सेकंड ये पॉसिबिलिटी है दे आर लेइंग द ग्राउंड्स फॉर ए ग्राउंड इन्वेजन, या कोई एम्फीबियस ऑपरेशन किसी स्टेज पे हो सकता है, तो उसके लिए इस तरह ये चांसेस है। और जिस तरीके से इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी उन्होंने हिट किया है, तो उससे भी एक बड़ा वाज़ेह मैसेज उन्होंने दिया है। बट एट द सेम टाइम आप देखें कि ईरान की तरफ से हमने जो रिएक्शन देखा है और जिस तरह स्ट्राइक्स हुए हैं विद द जीसीसी कंट्रीज के अंदर, और ख़ासतौर पर कुवैत है, बहरीन है, जो ज़्यादा दे आर एट द रिसीविंग एंड, और स्पेशली इसमें जो उनके जो वाटर सेलिनेशन प्लांट्स पे स्ट्राइक्स हो रही हैं। देखें कि बहरीन, कतर, यूएई है वो ममालिक है जो 99% दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस डिसैलिनेशन पानी के ऊपर है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जीसीसी 80% डिपेंडेंट है इनके ऊपर। अगर उनका ये होता है, ये ऑयल इंस्टॉलेशन हिट करते हैं, गैस इंस्टॉलेशन हिट करती है, तो उनके लिए बड़ा नुकसान होगा। तो देखें कि एक सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें मुश्किलात है कि अगर ये ऐसी सिचुएशन बनी है, एनीथिंग, कोई ऐसा डिसीजन किसी मोड़ पर हो जाए जिससे इट कैन स्पाइरल कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। बट एट द सेम टाइम आप देखें कि हमने कोई पॉजिटिव इंडिकेशन देखी है, उनके फॉरेन ऑफिस ने, और जो इस्माइल बकाई उनकी स्टेटमेंट आई है कि हमने बातचीत का दरवाज़ा बंद नहीं किया है, और अभी इतलात आ रही हैं कि कोशिशें जारी है फॉर 10 days सीज फायर बिटवीन
ईरान और अमेरिका के दरमियान। सो पॉसिबिलिटी वो भी है, बट अमेरिका ने जो उनके साथ जो उनके ट्रूप्स मारे गए थे उसके बाद से जो रिस्पॉन्ड दिया है, और स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरीके से उन्होंने बंद किया, नेवल ब्लॉकेट दोबारा लग गया है, तो उससे ये है कि सिचुएशन बड़ी आप समझ गंभीर है इस फार जीसीसी कंट्रीज आर कंसर्न, क्योंकि दे आर, मेरा ख्याल में उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दे कैन परसुएड यूनाइटेड स्टेट्स कि वो बिगर पिक्चर देखे, जो इम्प्लीकेशन उन पे होने जा रही है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, बट एट द सेम टाइम देखे ईरान की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यूनाइटेड स्टेट्स की भी बनती है कि दे मस्ट अंडरस्टैंड कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। सो ब्रिगेडियर साहब ये बताएं कि ये इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी है, आप जिस तरह इंडिकेट कर रहे हैं कि लार्जर पिक्चर देखनी चाहिए मिडल ईस्ट को, लेकिन जब इराक, उर्दन, कुवैत, इन कंट्रीज़ के अंदर जो है लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं, फिर अमेरिकन जो सोल्जर्स हैं वो भी निशाना बने यहाँ पे, सो क्या फ्यूचर का सिनेरियो दिख रहा है? ये कंट्रीज़ भी कितना रिस्ट्रेन करेंगी? जिस तरह आप कह रहे हैं कि ईरान को ख़ुद भी सोचना चाहिए, तो ये कितना रिस्ट्रेन कर सकेंगी? और इस स्केल पे, जिस स्केल पे अब चीज़ें जा रही हैं, डीसैलिनेशन प्लांट्स को अटैक किया गया है, ईरान का जो क्लेम है, और ईरान तो बहुत बिल्कुल बहुत एग्रेसिव तरीके से जो है वो इस सारे प्रोसेस को परसू कर रहा है, इस वॉर के अंदर बहुत एग्रेसिव जा रहा है, तो क्या देखते हैं आप कि मिडिल ईस्ट का रिएक्शन क्या होगा? मेरा ख्याल में देखें वहां से कोई रिएक्शन नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी दे आर रिसीविंग एंड, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनके बेसिस यूज हो रहे हैं, दैट्स वाई खाली बेसिस हिट नहीं हो रहे हैं, तो उनके जो अभी बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी हिट हो रहा है। सो मेरा ख्याल में वहाँ पे एक रियलाइजेशन है, और जिस तरीके से उनको पता है कि अगर उनके तरफ से रिस्पांस आता है तो फिर उनके जो स्ट्रक्चर्स है, जो एक कंसेप्ट, एक सोच है दुनिया भर में। अगर दुबई की आप बात कर लें, देखिए ग्लीमिंग सिटी और बहुत बड़ा कंसेप्ट है, अगर किसी बड़ी बिल्डिंग पर जाके कोई चीज हिट करती है तो उसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे। सो दैट्स वाई देखें कि दुनिया में अभी एक सोच पाई जा रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे तो सारे अभी आके टांग अड़ा के बैठे हुए हैं, बाकी तमाम चीजें पीछे चली गई हैं, और इस पे अभी आज लोगों ने बड़े थिंक टैंक से उन्होंने बड़े प्रपोजल सजेस्ट किए हैं। उन्होंने कहा कि जंग अजीम दोयम के बाद फ्रांस और जर्मनी के आपस में बड़े डिस्प्यूट थे एज फार एज कोल एंड स्टील इंडस्ट्री इज कंसर्न। वो कहते हैं 1950 में वो दोनों आपस में बैठ गए, उन्होंने आपस में मिलकर एक ऐसा मुआहिदा किया विच वाज एक्सेप्टेबल टू देम, और इसके बाद से देखे कि बाकी ममालिक इसमें शामिल हुए, और फिर इसके बाद यूरोपियन यूनियन बनी। और ख़ास तौर पर उन्होंने ये भी मिसाल दी कि जबल अली है, यूएई की पोर्ट है, वहाँ पे वो सर्विसेज चार्जेस करते हैं जो शिप आके वहाँ पे रुकती है। तो यहाँ पे उन्होंने रिकमेंड किया है कि ऐसा फार्मूला तय हो विच इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल कंट्रीज, जीसीसी कंट्रीज को ऑन बोर्ड ले, इसमें हो सकती कोई फीस हो, लेकिन ये है कि अभी आप बात करें 600 बिलियन डॉलर्स के एनुअल यहाँ से ऑयल की यहाँ से सेल आप समझ लें यहाँ से गुजरती है, तो वो कहते हैं उसमें तो कोई पीनट्स की बात होगी अगर वो कोई इसमें टैक्स वगैरह लगता है। तो अगर ये सारे ऑन बोर्ड होते हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट, फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट, फॉर मॉनिटरी, ये दूसरे जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए तमाम आपस में बैठ जाएं तो ये चीज़ तय हो सकती है। तो मेरा ख्याल में दैट्स वाई कोशिश ये होनी चाहिए कि आपस में ये बैठे और जिसको हल कर सकते हैं। अदरवाइज जिस तरीके से एक्सपेंशन हुई है, आप देखें जॉर्डन भी हिट हुआ है, सीरिया तक गए हैं, आपने इराक को भी हिट किया है, जिससे तो वैसे भी टारगेट पे थे। अभी तक देखें इजराइल पीछे बैठा हुआ है। तो सर देखें जिसने जंग स्टार्ट की और जिसने अमेरिका को ड्रैग किया, आज वो बैठ के मजे ले रहा है, दे आर लाफिंग। नेतन्याहू तो बड़ा खुश हो रहा है कि ये जंग उन्होंने प्रोलॉन्ग की है, एक जंग ऐसी है जो फॉर एवर है कि मुसलमान आपस में लड़ेंगे तो वीक होंगे और आप दे विल पेव द वे फॉर द ग्रेटर इजराइल। सो मेरा ख्याल में इट इज़ अप टू द जो जीसीसी कंट्रीज है उनको डिसाइड करना चाहिए कि उनके क्या है, बट एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद ईरान को भी उनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए जो जीसीसी कंट्रीज की जो प्रेजेंस वहाँ पे, सिमिलरली जीसीसी को ईरान को अकोमोडेट करना चाहिए और अमेरिका से वैसे जीसीसी को अब परसुएट इनको करना चाहिए कि उनके इकोनॉमीज तो तबाह हो जाएंगे एंड दे विल नेवर रिकवर। खाली आप देखें कि जो इम्पैक्ट हुआ है इसमें कतर में जो उनकी जो गैस फील्ड पाइपलाइन थी वहाँ पे जो हिट हुआ था उसमें इतला यही कि दे विल टेक 5 years टू रिपेयर एंड प्रोड्यूस द प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए। सो उसके कितने इम्प्लीकेशन है। सो मेरा ख्याल में बड़ी सीरियस सिचुएशन उस पॉइंट ऑफ व्यू से है
और मुझे लगता है कि जिस तरीके से लाइकली है उनके आज सिकंदर मोमिनी साहब आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ हालात जाएंगे और कुछ बेहतर सोच आएगी, कि वरना ये ठीक, इट विल हैव डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द रीजन। it will have disastrous consequences for the region. We'll take a short break here. वेलकम बैक। ये बताइएगा मिर्ज़ा साहब कि ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है अब डायलॉग सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल है व्हेन वील हैव अ मिलिट्री डोमिनेंस। सो क्या इस स्टेटमेंट के बाद फ़ौरन से हमें कोई डायलॉग की स्पेस नज़र आती है? नहीं, देखिए, ये ना नेगोशिएशन से पहले एक मैसेजिंग हो रही है, और मैसेजिंग वो ये कर रहे हैं कि अमेरिका चाहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो खोल दी जाए इमीडिएटली, और वो पुरानी टर्म्स पे खोल दी जाए, जिस तरह वो उससे पहले जब 28 फरवरी की जंग से पहले थी, उस तरह से जिस तरह ट्रैफिक चल रही थी वो हो। अब ईरान जो है, ईरान के स्टेक होल्डर्स वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, और जब ईरान उस पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अपनी कंडीशंस इंपोज करने की कोशिश करता है, तो अमेरिका की तरफ से एक एग्रेशन, मिलिट्री एग्रेशन शदीद किस्म की आती है। आपने देखा है पिछले चंद दिनों में कितनी ज्यादा बमबारी की, इसका आपने अपने इब्तदाइये में जिक्र भी किया है। तो अब उसका रिएक्शन ईरान ये देता है कि एक तो ये वाली स्टेटमेंट, और दूसरे वो रिएक्ट करता है टुवर्ड गल्फ कंट्रीज, और गल्फ कंट्रीज के अंदर वो टारगेटिंग करता है यूएस बेसिस को भी, और अब तो यूएस बेसिस के अलावा जो वहाँ पे जो इंस्टॉलेशंस हैं उन ममालिक की, उनको भी, सिविलियन इंस्टॉलेशंस को भी हिट करता है। और कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और ये सारे कंट्रीज, इन समटाइम्स यूएई, कतर में भी बहुत ज्यादा टारगेट हिट किए हैं ईरान ने, और वहाँ पे बहुत परेशानी है गल्फ कंट्रीज में, क्योंकि गल्फ की इस वक्त इकोनॉमी या गल्फ की जो टेक्नोलॉजिकल जो सारी लाइफ चल रही थी, इकोनॉमिक लाइफ चल रही थी बड़ी स्मूथली पिछले कई दहाइयों से, वो सारी अब अफेक्ट हो गई है और बहुत शदीद प्रॉब्लम में है। तो अब ईरान जो है वो एक नया ऑर्डर, यहाँ पे रीजनल ऑर्डर इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है, और उसमें मेरा ख्याल है चूंकि अमेरिका की तरफ से भी एक रिएक्शन आ रहा है, तो वो दोनों साइड से एक सख्त पोजीशन है। अब हल इसका यही है कि रीजनल कंट्रीज के साथ बैठ के जो ये 10 रोजा प्रपोजल की बात हुई है, अगर इसमें जंगबंदी हो जाए तो एक हुर्मुज़ को चलाने के लिए एक रीजनल कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा, जो रीजन के कंट्रीज को भी एक्सेप्टेबल हो, जो अमेरिका को भी एक्सेप्टेबल हो, और फिर बाकी पावर्स को भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा वो सिस्टम। वो चैलेंज है सबसे बड़ा इन नेगोशिएशन में। लेकिन हर स्टेज पे जब आप इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाकी नुक्तों पे भी जाएंगे, तो हर नुक्ते में आपको यही प्रॉब्लम आएगी। तो मेरे ख्याल में ये काफी एक प्रोलॉन्ग्ड किस्म का कॉन्फ्लिक्ट ईरान और यूएस और गल्फ के कंट्रीज को लपेट में लिए रखेगा। ठीक है। एंड हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? ये जो ईरानी इंटीरियर मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं इस्लामाबाद का, इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान का क्या पॉसिबल रोल हो सकता है डिप्लोमेसी में? अगेन बिकॉज उनकी यहाँ पर आमद जो है वो ज़र एक सिग्नलिंग भी है कि उनका यहाँ आना, और प्रेसिडेंट का मसूद पज़ेश्कियान का पैगाम जो है वो कहते हैं वो लेकर आ रहे हैं। तो ये किस तरह देख रहे हैं आप डेवलपमेंट को? सिग्नलिंग भी है और एक्सचेंज ऑफ मैसेजिंग भी है, और उसमें अब बाहर से जो गल्फ के सोर्सेज भी और इंटरनेशनल सोर्सेज भी ये इंडिकेट कर रहे हैं कि 3 कंट्रीज मुफाहमत की दोबारा से कोशिशों में हैं। जो 10 रोज़ा प्रपोजल भी आई है, इसमें पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अलावा कतर है और ओमान है। पाकिस्तान ने तो चूंकि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का आर्किटेक्ट बेसिकली पाकिस्तान ही था, तो पाकिस्तान वहीं से शुरू करेगा जहां से ये सिलसिला ईरान और यूएस के दरमियान मुक़त्ता हुआ था। लेकिन कतर और ओमान का भी अहम रोल है। ओमान का रोल है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो सदर्न कॉरिडोर है वो ओमान के साथ से गुजरता है, तो जो भी वहां पे एक ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट निकलता है जो क्लॉज 5 भी डिफाइन करती है और जिसपे कंट्रीज एग्री करते हैं, तो वो उसमें ओमान का शामिल होना जरूरी होगा, और ओमान की तरफ से एक मुफाहमती रोल भी अहम होगा। और कतर जो है वो खित्ते में बहुत अहम डिप्लोमेटिकली रोल प्ले करता रहा है, और ईरान के जितने एसेट्स हैं
जब सैंक्शंस और एसेट्स की बात आएगी तो उसमें से काफी हिस्सा कतर के जरिए सेटल होना है। तो मेरा ख्याल है ये दोनों, इन तीनों कंट्रीज के, पाकिस्तान, कतर और ओमान के स्टेक भी हैं और वो ये तीनों कंट्रीज कोशिशें भी कर रहे हैं। और जो इंटीरियर मिनिस्टर आए हुए हैं मेरा ख्याल वो मैसेजिंग भी लाए हैं और ये मैसेजिंग अब वॉशिंगटन के साथ एक्सचेंज भी होगी और फिर देखा जाएगा कि किस तरह क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अभी तक तो सिचुएशन काफी सीरियस है क्योंकि रोजाना की बेसिस पे ईरान के ऊपर एम्बेसडर साहब, आप ये कह रहे हैं बेसिकली कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ज़ाहिर है स्टेटमेंट्स अपनी जगह, अमेरिका की कि हम खुलवाएंगे, ईरान का कि हम नहीं खोलेंगे, ये कंट्रोल हम लेंगे, बट आप ये समझ रहे हैं कि इस सारी एक्सरसाइज के बाद, इस सारे प्रोसेस, डिप्लोमेटिक प्रोसेस या ये जो एक लिमिटेड स्केल वॉर भी हो गई, इसके अकॉर्डिंग भी अगर आप समझें तो आप ये समझ रहे हैं अब इसका हल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ओपनिंग का या ऑपरेशंस का हल रीजनल फोर्सेस के पास है, लोकल अब ये इशू है, आपस में बैठकर इसका कोई सोल्यूशन रीजनल फोर्सेस को निकालना होगा। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? एक इनिशिएटिव इस वक्त रीजनल फोर्सेस के पास है। रीजनल कंट्रीज, ईरान और गल्फ कंट्रीज, पाकिस्तान और दीगर जो रीजन के ममालिक हैं, अगर ये मिलकर एक ऐसा रीजनल फार्मूला बना लें जो पुराने हल से डिफरेंट हो, थोड़े से ईरान के कंसर्न्स या ईरान की जो ख्वाहिशात हैं उनको एड्रेस करता हो, लेकिन साथ ही वो इस किस्म का कोई ऐसा नया सिस्टम ना इम्पोज कर दे या नए टोल्स ना इम्पोज कर दे जो दूसरे ममालिक के इंटरेस्ट में ना हो, गल्फ को एक्सेप्टेबल ना हो। तो मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा हल आ जाए और रीजनल के ममालिक उस पर एग्री कर लें, इत्तफाक कर लें और फिर वॉशिंगटन को भी एग्री करने का रास्ता पैदा किया जाए तो ऐसा हल ही एक देरपा हो सकता है। अदरवाइज ईरान को प्री 28 फरवरी पे लेकर आना, वो या तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन के जरिए आप सरेंडर और सबमिट की पोजीशन पे लाएं जो कि नजर नहीं आता। ईरान विल नॉट एक्सेप्ट डिक्टेशन बाय अमेरिका, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि मेरा तो यही है सर। ठीक, बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, टुवर्ड्स द वेरी एंड ये बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है फर्दर, क्या ये गल्फ कंट्रीज़ की पाकिस्तान से कोई डिफेंस एग्रीमेंट्स की ख्वाहिशात और इम्कानात, ये बातें सामने आ रही हैं? आपको क्या लगता है? अभी कुवैत के बारे में भी बातें चल रही हैं कि दे ऑल्सो वांट टू हैव एन एग्रीमेंट विद पाकिस्तान, डिफेंस पैक्ट, कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं। तो क्या ऐसा होने जा रहा है? ये फीलिंग आ गई है मिडल ईस्ट में कि इस वक्त ईरान इस वॉर के बाद एक ऐसी पोजीशन में आ गया, अगर पाकिस्तान जैसी कंट्री के साथ इनके डिफेंस पैक्ट ना हो तो इनके लिए अपने मामलात को चलाना मुश्किल होगा? क्या देखिए, अब रियलाइजेशन है कि स्पेशली अमेरिका फेल हो गया है, वो जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला था वो नहीं दे सका जिस तरीके से रिस्ट्रिक्शन हुई है। फिर सब पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ जो एक ऑलरेडी एग्रीमेंट है, तो अब कतर भी चाहता है, बहरीन, इवन बहरीन के इतलात है कि वो है, कुवैत चाहता, वो भी चाहता है। लेकिन अब बहुत ऐसी सिचुएशन है कि क्योंकि ये डेवलपिंग सिचुएशन है, इस सूरत में बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन इट डिपेंड्स कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। अब ये भी बातचीत चल रही है, पाकिस्तान तुर्की दोनों मिलकर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का किरदार अदा कर सकते हैं। इट्स नॉट अगेंस्ट ईरान, ये बेसिकली इसराइल के अगेंस्ट है, और या वो कॉन्फ्लिक्ट को रोकना चाहते हैं फर्दर जो निकल के जीसीसी कंट्रीज में आ जाए। इस तरह का हो सकते हैं फ्यूचर में, लेकिन नियर फ्यूचर में नहीं है। बट पाकिस्तान ने प्रूव किया है, पाकिस्तान के पास वो कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान के पास वो कन्वेंशनल फोर्स है, वो ताकत है। ऑलरेडी वी हैव स्टेशन, जो हमारे ट्रुप्स हैं सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं। लेकिन मेरा ख्याल में अभी जल्दी नहीं होगा, लेकिन यकीनन कुवैत के साथ बातचीत एज पर द मीडिया बातचीत चल रही है। लेकिन बाकी जीसीसी कंट्रीज भी इंटरेस्टेड है कि दे अंडरस्टैंड, और किसी स्टेज पे आप देखेंगे कि अब प्रेशर पड़ेगा तो अमेरिका जो अपने बेसिस भी यहाँ से निकाल लेगा। और ऑलरेडी शिफ्टिंग का भी एक प्रोसीजर है। अब जो इजराइल में जो उनके जहाज रिफिलिंग तैयार है वहाँ आ चुके हैं, तो सिचुएशन चेंज किसी वक्त भी हो सकती है। राइट, थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब, मंसूर खान साहब फॉरेन एम्बेसडर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, पेट्रोलियम प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर हुकूमत अब असिस्ट करेगी और रोज़ाना रेट जो है वो तय होंगे। इसका क्या इम्पैक्ट होगा ओवरऑल इकॉनमी पे, और इस वक्त जो जंग दोबारा चल पड़ी है अमेरिका ईरान की, उसका क्या इम्पैक्ट ओवरऑल इकॉनमी पे दुनिया की और पाकिस्तान की क्या हो रहा है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल से तजावुज़ कर चुकी है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान समेत ऑयल इंपोर्ट करने वाले ममालिक को नई माशी मुश्किलात का सामना है।
दूसरी जानिब कतर के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचने वाले नुकसानात के बायस पाकिस्तान को स्पॉट मार्केट से महंगी LNG खरीदना पड़ रही है, जिससे तवानाई के शोबे पर इजाफी दबाव बढ़ गया है। इस सूरत हाल के नतीजे में पाकिस्तान का सालाना पेट्रोलियम इंपोर्ट बिल IMF के तखमीनों के मुकाबले में तकरीबन $1.5 अरब बढ़ चुका है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे ने न सिर्फ मुल्क के इंपोर्ट बिल में इजाफा किया है, बल्कि पाकिस्तानी शहरियों को भी मुल्क की तारीख के महंगे तरीन पेट्रोल और डीजल की कीमतें अदा करना पड़ रही हैं। इन हालात में वफाकी हुकूमत ने फिस्कल डिसिप्लिन बरकरार रखने और अखराजात को महदूद करने के लिए रवा माली साल के दौरान किफ़ायत शुमारी के इक़दाम जारी रखने का फैसला किया है। हुकूमती फैसले के मुताबिक गुज़िश्ता 3 बरस से खाली पड़ी तमाम असामियों को ख़त्म कर दिया जाएगा, जबकि रवा माली साल के दौरान हर किस्म की सरकारी गाड़ियों, मशीनरी और आलात की खरीदारी पर पाबंदी बरकरार रहेगी। इसके अलावा सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क इलाज और गैर ज़रूरी गैर मुल्की दौरों पर भी आयद पाबंदियाँ बरकरार रखी गई हैं, ताकि बढ़ते हुए माली दबाव पर काबू पाया जा सके। इस दौरान हुकूमत ने एक अहम पॉलिसी फैसला करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को डीरेगुलेट करने का ऐलान कर दिया है। अब अगर ओगरा रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन जो करेगा, उसका क्या नतीजा निकलेगा? ज़ाहिर है उसके नतीजे में आलमी मंडी में जो उतार चढ़ाव है उसका बराह रास्त मकामी मार्केट तक मुंतकिल होने का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है असर। और सवाल ये है कि मशरिक़ वस्ता में जारी जो टेंशन है वो एनर्जी की बढ़ती हुई प्राइसेस और हुकूमत की जो हालिया पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान की वो इकॉनमी पे, महंगाई पर, आम आदमी पर उसका किस हद तक इफ़ेक्ट होने जा रहा है, इम्पैक्ट होने जा रहा है, हम उसी पर बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर खाकान नजीब, इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो इस वक्त हुकूमत ने फ़ैसला किया है इंपोर्ट बिल को जहन में रखते हुए, ये तकरीबन $1.5 अरब की असेसमेंट की गई है, और इससे जो हमारे टारगेट्स हैं बजट के वो किस हद तक जो है वो इफ़ेक्ट करने उन पर किसका इफ़ेक्ट होगा? देखिए ना, एलिवेटेड ऑयल प्राइसेस जो आई तो आपने देखा कि जो हमारा इवन करंट अकाउंट क्लोज हुआ है वो डेफिसिट में क्लोज हुआ है पिछले साल का भी, जबकि उम्मीदें की जा रही थी कि या तो हम तकरीबन बराबर होंगे या थोड़ा सा सरप्लस होगा, बट बिकॉज कीमतें बढ़ी हुई थी, इंपोर्ट बिल बढ़ा, तो आपका एक एलिवेटेड प्रेशर जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट पे आया। अगर ये इसी तरह चलता रहा और कीमतें जो हैं यही 80, 85, 90, $95 ये पेपर पे हैं, पर जो अगर फिजिकल जो पाकिस्तान सिंगापुर फ्लैट्स खरीदता है आदिल, वहाँ से प्राइस चलती है वो $110, $120 है इन टर्म्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, इस पे वेरी कर रही है। ना सिर्फ आपका बैरूनी खसारे पे एक इम्पैक्ट आता है, बट जब प्राइस पास थ्रू होता है तो एक इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आता है, विच मीन्स not only higher fuel but transport, logistics, production cost and food पे जो सबसे ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट करता है। इससे जो आपकी मॉनेटरी ईजिंग हो रही थी, 22% का रेट आपका पहले 10, 10.5 हुआ, फिर 1% बढ़ाना पड़ा, बिकॉज अगेन आपको इन्फ्लेशन को मॉडरेट करना था, इकोनॉमिक ग्रोथ इम्पैक्ट होती है। सो ये जो ओवरऑल इस वक्त एक मैक्रो स्टेबिलिटी की फिजा है, ये डेंट होती है अगर ये कीमतें एलिवेटेड रहती हैं। असल बात तो सोचने की है कि सो व्हाट आर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म मेजर्स जो इस इशू से, इस शॉक से, जो कि दोबारा भी आएगा, मतलब अभी आया फिर कोई आएगा, अभी कोविड से गुजरे थे, पाकिस्तान को निकाल सके। दैट इज द रियल स्ट्रक्चरल वर्क दैट द कंट्री शुड हैव डन इन द लास्ट मैनी ईयर्स। मतलब एक आसान सी मिसाल देता हूँ आपको इसकी, कि पाकिस्तान की जितनी इस वक्त रिफाइनरीज हैं उसमें से एक रिफाइनरी है आदिल पार्को जो लाइट कन्वर्जन कर सकती है, बाकी सब एक पुरानी टेक्नोलॉजी पे हाइड्रोस्किमिंग करती हैं। तो ना आप रशियन क्रूड ऑयल और ना प्रॉब्ली इरानियन क्रूड ऑयल लेकर उसको पेट्रोल पे रिफाइन कर सकते हैं। सो हमने अपनी जो ओवरऑल पेट्रोलियम सेक्टर है, जो एनर्जी सेक्टर है, उस पे वो स्ट्रक्चरल वर्क जो है वो नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। सारी गुफ्तगू ना आदिल इस पे एंड पे रह जाती है कि कीमत बढ़ी कम हुई, कीमत बढ़ी कम हुई। सो यू नो, मार्केट लिबरलाइजेशन, रेगुलेटरी रिफॉर्म, अपस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान क्या 4000 MMCFD गैस बना रहा था, आज क्या 2200 MMCFD लोकल प्रोडक्शन रह गई है। व्हाई डिड दैट हैपन? क्या हमने प्रपोजल्स जो आए उनको इमीडिएटली हमने उनकी जिसे कहते हैं इजाज़त नहीं दी? What is it that we have not done? इसी तरह कंपेटिटिव गैस मार्केट, अब LNG हमने 8-9 फोर्स मजोर हो गए, अभी एक स्पॉट से महंगी LNG खरीदी।
हमने एक, जिस तरह मैंने कहा यूरो 5 पे क्यों नहीं आप जा सकते, बिकॉज आपने अपनी रिफाइनरीज को अपग्रेड नहीं किया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप बार बार बात करते हैं, मैं देखता हूँ आप अक्सर इस चीज़ को बड़ा हाईलाइट करते हैं, कोविड के बाद से जो चीज़ हमें ये करने की थी, लेकिन उसमें कैपिटल रिक्वायर्ड है। सो क्या प्रॉब्लम थी? हमारी अंडरस्टैंडिंग का इशू था, कैपिटल नहीं था हमारे पास, या इंटेंट का मसला है? क्या प्रॉब्लम है? बहुत अच्छी बात है कि आपने सवाल पूछा। यू नो व्हाई आई से दीज थिंग्स, यू कैन कम बैक टू मी 3 years फ्रॉम टुडे, 5 years फ्रॉम टुडे, जहां भी हूं दुनिया में पूछ लेना, मैं आपको रिपीट करूंगा कि जब तक ये सारे रिफॉर्म्स नहीं होंगे ना, कीमत आदिल इस मसले को हल नहीं करेगी। बिकॉज अगर मर्ज जो है वो इतना डीपर है तो रिफॉर्म या तंजीमें नौ एनर्जी सेक्टर की भी इतनी डीपर चाहिए। अब सवाल ये है कि ये होता क्यों नहीं है? देखो ना यार, ये सब करने के लिए अगर मैं आपको ये सामने रखूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैनेजमेंट से निकल रहा हूं और मेरा पाथ है एनर्जी सिक्योरिटी, न्यू इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी सेक्टर, इंडस्ट्रियल कंपेटिटिवनेस और फिस्कल सस्टेनेबिलिटी, ये एक स्ट्रक्चरल पाथ है। इसके लिए यू नीड टू रियली हैव एन एनर्जी मिनिस्ट्री विच इज हाईली प्रोफेशनल। ये चारों में बटी ना हो, पानी, पेट्रोल यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गैस और इलेक्ट्रिसिटी, ये चारों की प्लानिंग, इसके अलावा LNG, LPG, ये सारी प्लानिंग करें। इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग is something very different that we have not been able to do. इसके लिए ज़रूरत क्या है? रेगुलेटरी माइंड्स, लीगल माइंड्स, जिसे कहते हैं एनर्जी स्पेशलिस्ट, फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट एंड द टॉप टियर इकोनॉमिस्ट्स who can be put together to come up with the 5-year structural change of the energy sector. जब तक आप इन मिनिस्ट्रीज को प्रोफेशनलाइज नहीं करेंगे, जब तक आप एक एनर्जी रेगुलेटर नहीं बनाएंगे, ओगरा एंड नेप्रा की जो आपस की कम्युनिकेशन है ना, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। You require what I've always called a Pakistan energy regulator, जो मार्केट मेकर हो एनर्जी का, नॉट अलग-अलग। आसान मिसाल दूं, आपके घर गैस की जरूरत नहीं है, पेट्रोल की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बिजली शुड बी द ओनली सोर्स विच शुड बी रनिंग एवरीथिंग इन योर हाउस। व्हाई? वी हैव सरप्लस ऑफ इट। एंड सेकेंडली, हम अपनी गैस आपके गीजर में बहुत लो एफिशिएंसी पे जाया कर रहे हैं। अगर ये बोल्ड स्टेप्स नहीं लेंगे आप, ये तो मैंने एक आसान मिसाल दी है, तो ये जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी चाहिए टू टर्न अराउंड दिस एनर्जी सेक्टर, जिसमें रिफॉर्म की भी जरूरत नहीं है। आई हैव ऑलवेज सेड कि पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर तंजीम नौ मांगता है, हम उसको पैच वर्क में रिफॉर्म करने की कोशिश करें, मसला हल होना नहीं है। डीरेगुलेशन ऑफ द प्राइसिंग जो आपने कहा ना इनिशियली, वो क्या है? अभी ये तो बता दें कि 7 दिन पर मुहित ये प्राइसिंग होगी, मेरा ख्याल है डेली चेंज ही नहीं है। पिछले 6-7 दिन की एवरेज लेंगे या 5 दिन वर्किंग की एवरेज लेंगे, उसको प्रोजेक्ट करेंगे, बिकॉज डेली तो बहुत प्राइस चेंजेस हो रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। अब क्या लोगों को ये बात पता है? मतलब ओकैक जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो खुद कह रही थी कि स्टेक होल्डर कंसल्टेशन शायद वैसी नहीं हुई, फिर कम्युनिकेशन की गई। We are not being able to communicate or do, जिसे कहते हैं ना, scale पे a policy work which can deliver all that I'm saying that Pakistan. So there should be a centralized system to operate all these ministries और departments जिनको हम अलग अलग ऑपरेट करें। आप कह रहे हैं इसकी एक कनेक्टिविटी हो, एक ऐसी मिनिस्ट्री हो कि जो इन सब जो जिन इशूज़ से हमें प्रॉब्लम आता है एनर्जी का, उन सबको एक ही मिनिस्ट्री रन कर रही हो और वो एक्सपर्ट्स उसको रन कर रहे हो, जिनको पता हो कि कब किस चीज़ की शॉर्टेज, रिक्वायरमेंट, प्राइसेस, डेवलपमेंट की ज़रूरत है या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। उस कैपिटल का क्या होगा? जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ बार बार कि जो आप रिफाइनरी को अपग्रेड करने की बात करते हैं, आपके बकौल अब ईरान और रशिया का भी ऑयल सुबह आना शुरू हो जाए, तो हमारे पास तो वो कैपेसिटी नहीं है कि हम उसको वो कर सकें, रिफाइन कर सकें, हमारे पास सिस्टम नहीं है। उसका क्या होगा? उसके लिए फिर बहुत सारे पैसे भी तो चाहिए ना ये सब कुछ करने के। आदिल, एक्चुअली मसला ये है कि हम हमेशा कहते हैं कि मसला जो है वो पाकिस्तान में इज द मनी। मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान में मसला पैसे आ जाएंगे, लोकल इन्वेस्टर के पास भी बहुत पैसा है। बात यह है कि वो पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं हो पा रहा, बिकॉज वो बिलीफ नहीं आ पा रहा कि ये इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू लीड टू प्रॉफिटेबिलिटी, बिकॉज 54% तो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स हमारा था ओवरऑल मिला के, बिफोर जस्ट वी गॉट इनटू, जिसे कहते हैं, और अभी हमने इस पे तो उठाया भी नहीं है। अगर आप इन सब रेजीम्स को ठीक करेंगे, डीरेगुलेशन, लिबरलाइजेशन, टैक्सेशन पॉलिसी, इन 3 रेजीम्स को ठीक करेंगे, लोकल इन्वेस्टर विल गेट एक्साइटेड टू इन्वेस्ट। ये पैसा तब आएगा जब पॉलिसी साजी की क्वालिटी बहुत इंप्रूव कर जाएगी। मनी इज द लीस्ट ऑफ माय कंसर्न्स। माय कंसर्न इज टू गेट ऑल दीज पॉलिसीज
वेरी वेरी क्लियरली रिटन कम्युनिकेटेड। अभी आपने एक डीरेगुलेशन की पॉलिसी की, मैं इससे एग्री करता हूँ, ये इन्होंने जो प्राइस चेंजेस की, बट आप उस गुड पॉलिसी को भी उस तरह शायद कम्युनिकेट नहीं कर पाए जिससे एक प्रिडिक्टेबिलिटी आती, और लोगों ने कहा जी हम हड़ताल कर दी। बट इन्होंने तो, मेरा ख्याल है इन्होंने तो फियर फैक्टर में किया है ना, डीरेगुलराइज, तो उसको डीरेगुलेट तो अब इसलिए किया ना, फियर फैक्टर भी है ना, मार्केट स्टेबल ही नहीं है कहीं पर भी, तो इज दैट द केस? आई थिंक इन्होंने इस तरह का किया है कि मूव करना है डीरेगुलेशन के लिए, बट उसका ट्रांजिशन ऐसे वक्त में शायद हम करने जा रहे हैं वेयर प्राइस मूवमेंट की वॉलेटिलिटी बहुत आ रही है, राइट? सो एक फियर फैक्टर क्रिएट हो गया है कि यार हम इसको पास ऑन करते हैं। ठीक है, हम हफ्ते पे आ गए थे, अब डेली पे आ जाएंगे, होगा ये 7 दिन की प्राइसेस पे या 5 दिन की प्राइसेस पे, ये डेली पे होगा ही नहीं, हम प्राइसेस मूविंग एवरेज लेके ही चलेंगे। ये एक मैजिक बुलेट है नहीं, कोई भी मैजिक बुलेट नहीं है, डायरेक्शनली सही है, बट इतनी और चीजें इसको सपोर्ट करेंगी, और एक बेहतर रेगुलेटर इसको सपोर्ट करेगा ताकि वो मॉनिटर कर रहा हो इन सब चीजों को, तो तब इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो आएगी। और जो पाकिस्तान की इन्वेस्टेबिलिटी है ना, वो उन चीजों से बेहतर होगी जो मैंने आपको बार बार कहा है। अभी अगर आपका 1700 अरब का सर्कुलर डेट होगा गैस सेक्टर का, 1700 ही पावर सेक्टर का होगा, तो कैसे नई इन्वेस्टमेंट आएगी? सबको पता है कि पैसे फंस जाएंगे। एसओईज अगर स्टेट कंट्रोल में होंगी, एसएनजीपीएल, एसएसजीसी, सारे डिस्कोस, तो कैसे नई इन्वेस्टमेंट आएगी? So you have to at scale move on all these issues multi-directionally, and that again in the end you need a Pakistan energy regulator, you need a Pakistan energy ministry, you need to, जिसे कहते हैं ना, break, unbundle these SSGC, SNGPL, you need to get these discos की retail at least to the private sector। ये एक बहुत बड़ा तंजीम नौ है जो एनर्जी सेक्टर का। तो आप कह रही है ओगरा, नेपरा, ये सब एक ही अंडर वन अम्ब्रेला होने चाहिए, अलग अलग रेगुलेटर्स नहीं होने चाहिए। Absolutely। और ये जब आप कह रहे हैं बार बार बात की ये 7 डेज की प्राइसिंग करेंगे, ये फिजिबल ही नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि रोज इसकी प्राइसिंग की जाए, तो वही 6-7 डेज का फॉर्मूला बना के जो है वो प्राइस सेट करते रहेंगे रोज के हिसाब से। आई थिंक अथॉरिटीज को खुद भी ये बात क्लैरिफाई कर देनी चाहिए ताकि लोगों को एक, जिसे कहते हैं, कंफर्ट आ जाए कि हाउ दिस इज एक्चुअली हैपनिंग। ठीक, राइट, थैंक यू सो मच। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, इकोनॉमिस्ट हैं। आप उनकी कहते हैं, वो कहते हैं एक सेंट्रलाइज सिस्टम बने जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की, उसको मॉनिटर करे, उसको कंट्रोल करे, और ये सब उसके अंडर में काम कर रहे हैं और एक्सपर्ट्स उसको रन कर रहे हो, तब जाके आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। वरना आइसोलेशन में जिस तरह हम पिक एंड चूज़ करके इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका ख्याल है कि ये मसला हल नहीं होना, चाहे आप डीरेगुलेट भी कर दें प्राइसेस को, लेकिन ये मसला हल नहीं होना। आपने प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बास को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।